नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में किसान आंदोलन का जो चरम कहा जा सकता है, आज वो दिन है। आज 10 सितंबर है और हरियाणा में पिपली में एक रैली होने जा रही है, यूं कहेंगे। और उसको कुचलने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से सारी की सारी ताकत लगा रखी है। इस मौके पर जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, वो है कि 3 अध्यादेश, ऐसे अध्यादेश जो ना तो किसानों को गवारा है और न ही आड़तियों को भी गवारा है। इन 3 अध्यादेशों की बहुत बात हो रही है, लेकिन आज हम इस पर चर्चा करने के लिए MLAG.com पर हमारे साथ हैं साथी हमारे वरिष्ठ पत्रकार गुरजीत मान साहब। मान साहब, स्वागत है आपका। मान साहब, सबसे पहले तो आज ये जो रैली थी, जो किसानों की और आड़तियों की और मजदूरों की, यहाँ तक कि मुनीम तक भी शामिल थे, मंडी से जुड़े हुए सब लोग शामिल थे। इस रैली के बारे में क्या मुद्दा था सब जानते हैं, लेकिन सरकार का जो एक्शन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से अध्यादेश आए हैं प्रदर्शन तो थोड़े थोड़े हो ही रहे हैं, कभी स्टेट लेवल पर, कभी तहसील लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। लेकिन आज जो प्रदर्शन था ये पूरे स्टेट लेवल पर वाकई एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें पूरे प्रदेश के किसानों के साथ साथ आड़ती के और मजदूर और मंडी में काम करने वाले हर तरह के करिंदे भी वहाँ पहुँचे भी होंगे। मुद्दा ये था कि ये जो आंदोलन आज का अनाउंस हुआ तो पहले ये किसानों का ही था जी। किसानों का साथ देने के लिए आड़ती वर्ग भी आगे आया और मिलजुल कर एक स्ट्रेंथ बनती नज़र आई सरकार को भी। सरकार का भी अपना एक खुफिया महकमा होता है जो पल पल की खबर प्रदेश के चप्पे चप्पे से सरकार को पहुंचाता है जी। लगता है कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि ये प्रदर्शन काफ़ी बड़ा होने वाला है। इसी को लेकर के जहाँ तक मुझे जानकारी है, सबसे पहले पिपली के SDM ने एक नोटिस जारी किया कि इसको किसान इसमें शामिल ना हो, अन्यथा उनके खिलाफ जो है अपनी एक कार्रवाई की जाएगी। एपिडेमिक एक्ट 1897 को लेकर के जो कोरोना के लिए अमेंडेड फॉर्म में लागू है, वो इस तरह का जो वहाँ से शुरू हुई बात जी। वो प्रदेश भर में अलग अलग ज़िलों में प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने तरीके से इंडिविजुअल्स के लिए भी और एक जनरल नोटिस के तहत भी अनाज मंडियों में या जहां भी किसान इकट्ठे हो सकते हैं। इसका मतलब सरकार इस प्रदर्शन को लेकर के सीरियस तो है कि ये काफ़ी बड़ा है। ये इस प्रदर्शन की एक सफलता का भी मैं समझता हूँ कि एक नमूना पेश करता है। आज चाहे वहाँ लोग रुकावटों की वजह से इकट्ठे हो सकें या ना हो सकें, लेकिन वजह ये है कि जो 3 ऑर्डिनेंसेस आए जी, लगभग महीना 2 महीने हो गए इसको आते, कोरोना के चलते आए। ऑर्डिनेंस और पार्लियामेंट के बिल में एक लीगल डिफरेंस रहता है जी जी। पार्लियामेंट का बिल जब टेबल होता है उस पर डिस्कशंस होती हैं, उसमें अपोजिशन के लोग भी होते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग भी उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं कि उसमें कोई त्रुटियां हैं तो उन्हें हटाया जा सके। लेकिन अध्यादेश एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन का, तब जारी किया जाता है जब एक तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो और पार्लियामेंट की वेट भी नहीं की जा सकती हो, जैसे कि कोई देश में दूसरे देश से खतरा हो गया, कोई बॉर्डर पे कोई भी आपातकाल आ गया, या देश के अंदर ही ऐसी सिचुएशन है कि पार्लियामेंट का आप सेशन नहीं बुला सकते, लेकिन इस तरह का ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के रूप में जारी करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो तत्काल उसका प्रभाव हो सके जी जी जी। ये क्योंकि ऑर्डिनेंसेस एक बड़े इलेक्टिव तरीके के हैं और इनका कोई तुरंत प्रभाव नहीं होना, इनको लगते लगते भी समय लगना है, लग जाना, ठीक बात। इनका ऑर्डिनेंस होना ही किसानों के और बहुत सारे वर्गों के दिमाग में एक संशय पैदा करे कि ये ऑर्डिनेंसेस क्यों, जबकि एक तरफ कोरोना चल रहा है, सरकारें बता रही हैं कि आप घरों में रहिए, आप डिस्टेंसिंग कीजिए, तो इसकी इस तरह की इमरजेंसी क्यों आई? इमरजेंसी क्यों आई जब दिमाग में आ गया तो लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया। किसानों के अलावा और भी पॉलिसी मेकर्स जो नेशनल लेवल के हैं उन्होंने भी इसका पूरी तरह से एक तरह से सर्जरी की कि ये हैं क्या,
बिल्कुल वही जानना चाहते हैं मान साहब कि हालांकि सरकार जो कह रही है, कल ही दुष्यंत चौटाला का भी बयान था कि इसको पहले पढ़ तो लें, ये किसान विरोधी नहीं है, और वो सारी बातें वो कह रहे हैं। लोगों को कैसे क्लियर हो कि ये ऑर्डिनेंस हैं क्या? पहले तो जो आपने सवाल उठाया वाजिब सवाल है कि जब इस तरह का ऑर्डिनेंस अगर किसानों के हक में है तो इसको पूरी बहस के बाद क्यों नहीं लाया गया? उसको आप लेके आते, बिल लेकर आते और उसकी आप चर्चा करवाते लोकसभा में, उसके बाद लेकर आते। किसान इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको तो डिस्कशन पे मुझे नहीं लगता किसी किसान ने नहीं जिक्र किया कि मुझे बुलाया गया था कि पूछने के लिए इनके बारे में। ये अब आपने जो बात की कि ये 3 अध्यादेश हैं क्या, ये मैं भी आपको स्पष्ट ये बताना चाहूँगा कि ये अध्यादेश बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखे गए हैं। अच्छा। और अधिकतर जो बिल हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स, और मैं ये समझता हूँ कि साधारणतः तो अधिवक्ता भी सीधा सीधा इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि जब ये अप्लाई होता है उसके बाद में जो अच्छे बुरे प्रभाव पड़ते हैं तभी अधिवक्ता लोग भी समझ पाते हैं कि इसकी ये खामियां थी या इसकी ये अच्छाइयाँ थी। लेकिन अगर इन तीनों अध्यादेशों को मोटे मोटे तौर पर अलग अलग से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये कुछ बढ़िया बने हुए हैं। अच्छा। लेकिन दीज हैव टू बी रेड टुगेदर, ये तीनों एक आपस में इंटरट्वीन्ड है, मिक्स किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और आपने अगर आपको ध्यान हो कि सबसे पहले एक ही अध्यादेश को मीडिया को बताया गया था, वो था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और दूसरों को चुपचाप रिलीज उसके साथ ही एक दिन के बाद किया गया, लेकिन उसकी खास बात नहीं की गई। ईसीए को भी ये बता के किया गया था कि इससे किसानों के लिए पूरे देश में कहीं भी वो ले जा सकता है। ये भी भ्रमित करने वाली बात थी। सबसे ज्यादा यही प्रचार किसान को पहले भी कोई रुकावट नहीं थी, वो अपना माल कहीं भी बेच सकता था। ईसीए बेसिकली भंडारण को लेकर के किया गया था। ये तब लागू हुआ था जब देश में अनाज की कमी थी कि कालाबाजारी को रोका जा सके। भंडारण चाहे किसान करे चाहे व्यापारी करे, उस टाइम जब गेहूं बाहर से मंगानी पड़ती थी मैक्सिको से या और रशिया से, तो उसलिए कोई भी भंडारण ना करे, इसलिए उस तरह का एक्ट तब जारी हुआ था, जो धीरे धीरे उसके जो अलग अलग प्रावधान थे ओवर द ईयर्स वो खत्म हो गए, उनमें वो लागू थे नहीं। अब भी बेसिकली उस एक्ट को खत्म नहीं किया गया है। अच्छा। उसको रखा गया है एक ठंडे बस्ते में। उसमें एक क्लॉज डाली गई है कि अगर कोई देश में ऐसी आपदा आ जाती है तो ये एक्ट को फिर से लगाया जा सकता है। तो फिर खत्म तो नहीं हुआ, देखा जाए तो उसको आपने अपने पास में रख भी लिया और नहीं भी रखा। बेसिकली ईसीए का एक्ट हटाने का बड़ा जो बात थी वो इसलिए थी कि जो वेयर हाउसिंग है, जो कोल्ड चेन्स हैं, उनके लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं जी, उनके रास्ते में कहीं ना कहीं इसी एक्ट रुकावट बनता था, क्योंकि वे लोग इन्वेस्ट करते हैं दूसरे देशों से आके, तो हर एक कानून को बड़ी बारीकी से पढ़कर समझकर करते हैं। जो भी चीज़ उनको लगे कि इस कानून की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो सकती है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उन्होंने कहीं इस प्रकार का ऑब्जेक्शन किया और उनके लिए एक स्मूथ रोड बनाने के लिए ईसीए एक्ट में ये तब्दीली हुई। इसकी वजह ये है। उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा किसानों को भी, और जो भी इस तरह का भंडारण बनाएगा या कोल्ड चेन्स बनाएगा, अगर आपके पास आसपास ऐसी हाईटेक फैसिलिटीज़ बनती हैं तो अच्छी बात है। इसीलिए सरकार ने इस एक्ट को तो ऑर्डिनेंस को तो बताया, जो दूसरे थे उनको नहीं बताया गया। उनमें उनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, मैं आपसे सीधा अपने जहन से नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं पढ़ के बताऊं तो द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, बहुत लंबा नाम है ये दूसरे वाला। हाँ जी, ये और द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, ये तीसरे वाला है। पहले वाला आ गया एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। और ये क्योंकि ये 2 एक्ट हैं, इनमें जो बताया जाता है वो काफ़ी लुभावनी बातें बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्ट में ये बताया जाता है कि अगर आप मंडियों से बाहर कोई भी अपनी निजी मंडी बनाकर या सीधी परचेज करेगा तो उसको मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका सीधा लाभ उस खरीदने वाले को भी होगा और उसका पार्शियल बेनिफिट बेचने वाले को भी दे सकता है। इस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है, यही कहा जा रहा है। इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि
जो APMC मार्केट्स को बंद किया जाएगा, बेसिकली जिसको हम अनाज मंडी या मार्केट कमेटी बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट इसका इफेक्ट ये है कि जब बाहर खरीदने वाले को 6% का बेनिफिट दिखेगा तो उस मंडी के अंदर क्यों कोई व्यापारी जा करके 6% टैक्स दे करके खरीदेगा? क्यों आएगा? वो तो बाहर से खरीद लेगा। APMC मार्केट्स विल डाई ए सेल्फ डेथ। अल्टीमेटली वो नहीं रहेंगी जब उनकी सरकार कहेगी कि इनकी उपयोगिता नहीं रही, इसमें ना किसान आता है ना व्यापारी आता है, और समय रहते उनको बंद कर देंगे, क्योंकि हर एक सरकार ने हर एक चीज की यूटिलिटी देखनी है कि फायदा नहीं है तो इसे बंद कर देंगे। इसी करके आड़ती जो इस आंदोलन में वो इसीलिए है। आड़ती भी इसको लेकर है इस आंदोलन में। आड़तियों की और भी वजहें हैं, जैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाली बातें हैं, उनको पिंच करती हैं, और किसान भी उसमें कईयों से सहमत हैं, कई किसान नहीं भी सहमत। इस बात पे हम वापस फिर से आते हैं। उसमें जो एक और एक्ट है, उसमें जो एग्रीमेंट वाला है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के काफ़ी बातें की गई हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो किसान के लिए एक गोल्ड माइन बनकर आएगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन से कर सकता है, पेप्सी से कर सकता है, रिलायंस से कर सकता है, या जो भी लोग इस तरह के बिजनेस में हैं। वो देखने में देखिए वो एक बढ़िया तरीका लगता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहाँ APMC मार्केट्स नहीं हैं। लेकिन हम अपने देश की तुलना अगर वेस्टर्न कंट्रीज से करें तो वो एनालॉजी ठीक नहीं है। उनकी परिस्थितियाँ और हैं, हमारी और हैं, वो चीज़ें यहाँ अक्सर फेल ही हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात का एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, गुजरात में किसानों के साथ, नाम लेना मुझे लगता है अनुचित नहीं है क्योंकि ये केस वेल डिस्कस्ड है। पेप्सी को ने अनुबंध किए कि अगर आप हमें ये देंगे तो ये आपको क्वांटिटी देनी पड़ेगी, ये और प्राइसेस देंगे। और वो उसके बाद कुछ सिनेरियो बदल गया, प्राइसेस उसकी कम हो गई और किसानों से पेप्सिको ने लेने में आनाकानी कर दी। उसमें इस एक्ट में बताया गया है कि आप ऐसा होता है तो आप एक डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। डिस्प्यूट रेज करने के लिए इसमें जो कोर्ट बताई गई है वो SDM कोर्ट बताई गई है। अच्छा। सिविल डिविजनल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट को मैं वैसे तो गरिमापूर्ण मानता हूँ, लेकिन अगर आप कोर्ट के लेवल्स में देखें तो बहुत छोटे लेवल की कोर्ट है और उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि वो मेन जुडिशरी का हिस्सा कहीं ना कहीं नहीं है, सपोर्टिंग फॉर्म है जुडिशरी की। तो उसमें क्योंकि किसान को भी अगर उस कोर्ट में जाना था, जो पेप्सिको के टाइम बड़ी कोर्ट में केस गया था, तो उसे भी अपने वकील खड़े करने थे, और पेप्सिको के तो कॉर्पोरेट वकील उनके पास थे ही, और वो इस मामले में वेल वर्स्ड थे। और उनका देखिए वो लीगल बैटल में आपस में एक बराबरी का मुकाबला ही नहीं था और उसमें कहीं ना कहीं किसानों को हार देखनी पड़ी। और वो चिंता का विषय इन नए ऑर्डिनेंसेस में भी है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो उसमें जो भी कोई मजबूत है वो कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से पार लगाएगा या नहीं लगाएगा, और जो कमजोर है इसमें किसान ही कमजोर है। जैसे कंपनीज है मल्टीनेशनल, उनके तो अपने लिखे लिखाए हैं, उन्होंने तो सब चीजें जांच रखी हैं, उन्होंने तो परख रखा है। ये इसका एक ड्रॉबैक है जो दिखाई देता है कम से कम आज के दिन। इसी प्रकार से FPOs को प्रमोट किया गया है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो किसान इकट्ठे होकर के बनाएं और अपनी एक मार्केटिंग चेन बनाएं और अपने तरीके से अपनी चीज को बाजार में भेजें। जैसे कि आमतौर पे कई बार आता है कि जी किसान का आलू तो इतने का है, लेकिन उसका प्रोसेस्ड किया हुआ आलू का चिप्स इतने का होता है, कि किसान खुद भी ऐसा अपनी मार्केट चेन बनाए। ये FPO कोई इस ऑर्डिनेंस की बात नहीं, इससे पहले से था, इसमें कुछ उसमें तब्दीली की गई है। जब पहले था तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें 1000 मेंबर्स चाहिए थे, बहुत बड़ी संख्या थी। अब उसे घटा करके 100 मेंबर्स कर दिया गया। 100 मेंबर्स भी आप क्योंकि सिरसा में रहते हैं, यहाँ के गाँवों में भी आना जाना है, 100 मेंबर्स और जिनकी विचार शैली एक जैसी हो, बहुत मुश्किल है। ये आपस में वो एक लिखती अनुबंध करके लंबे समय तक FPO चलाएं। आज ऐसा हमारे एक सोशल सेटअप नहीं है। सगे जो भाई हैं वो भी आपस में आमतौर पे सहमत नहीं होते, बल्कि कम्पीट करते हैं। और 16 लोगों का सहमत होके चलना हो सकता है जिन्होंने ये बनाया वो अपने बोर्ड रूम में बैठ के अच्छा उन्होंने अध्ययन किया होगा और
एक थियोरेटिकल स्ट्रक्चर को लेके उन्होंने ठीक सोचा होगा, लेकिन धरातल पर ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। तो ये तो 2 एक्ट हो गए। तीसरे की बात हमने पहले कर दी। इसके साथ ही पिछले दिनों सिरसा में भी प्रदर्शन हुआ एक और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट ड्राफ्ट बिल 2020। हाँ, इसके बारे में काफी चर्चा है। हाँ, उस बिल को लेकर भी किसान परेशान है और उन्होंने अपने प्रदर्शन का हिस्सा हर जगह पे बनाया है। उस बिल में कहीं भी अगर आप पढ़ें, जो अमेंडमेंट पॉलिसी है या बिल है, कहीं भी उस बिल में फार्मर या एग्रीकल्चर ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। तो जो पक्ष में रखने वाली बात करते हैं वो आमतौर पे चेरी पिक करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं कि देखिए इसमें तो किसान का नाम ही नहीं है, तो किसान क्यों विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या लिखा है कि किसी भी प्रकार के कंज्यूमर को किसी भी हालात में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब फार्मर के जो ट्यूबवेल्स हैं हरियाणा में सब्सिडी से चलते हैं, पंजाब की अपनी पॉलिसी है वो बिल लेती नहीं है। बेसिकली ये स्टेट इशू है। बिल्कुल, कई स्टेट्स में दोनों चीज़ें नहीं है, फ्री भी नहीं है, सब्सिडी भी नहीं है। अब ये सब्सिडी क्यों है, वो फसलों के प्रकार से है कि अगर राइस है तो उसमें पानी की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, नलकूप ट्यूबवेल ज़्यादा चलेंगे, कंजम्पशन बिजली की ज़्यादा होगी, तो अगर वो भारी भरकम बिल आएगा तो उसके लिए ये लाभदायक नहीं होगा कि उस बिल को भरते हुए वो राइस या उस तरह की। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सभी फसलें आजकल पानी वाली हैं। कॉटन में भी बहुत पानी लगता है। ये एक पुरानी भ्रांति है कि केवल राइस जो है वो पानी पीती है। तो वो जो क्लॉज है उसको लेकर किसान समझ रहे हैं कि जहाँ हो सकता है इसमें कुछ इंडस्ट्री को भी रोका जाए, लेकिन हमें तो पक्के से रोका जा रहा है कि हमारी सब्सिडी एग्रीकल्चर कनेक्शन पे ख़त्म हो जाएगी। तो जब पानी नहीं होगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे। तो ये तो 3-4 मुद्दों की बात है। इसके आगे जो आज जैसे हो रहा है, जैसे आपने आड़तियों की बात की, आड़ती नो डाउट किसानों का साथ दे रहे हैं, उनका स्वागत भी किसान कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ छोटे किसान संगठन इन दोनों के बीच में एक दरार पैदा करने का भी काम कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सरकार की डायरेक्शंस पे हो रहा है या उनकी अपनी ही विचारशाला ऐसी है। वो अक्सर इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं कि आड़ती तो लुटेरा वर्ग है और किसान उसके बहकावे में आकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे कुछ मैसेजेस मैंने इधर उधर पढ़े। तो पहली बात तो कि आड़ती को लुटेरा कहना या ना कहना ये न्याय संगत आज के दिन नहीं है। अब जो है औसत किसान सब पढ़ा लिखा है और अपना हिसाब करना जानता है कि आड़ती से मैंने क्या लिया क्या देना है, क्या। और सेकेंडली जैसे अब जो डायरेक्ट अपने ट्रांसफर वाला सिस्टम आ रहा है, किसान के खाते में पैसा जा रहा है। वो चीजें वैसे भी एकदम से नहीं तो धीरे धीरे खत्म होने वाली ही। ट्रांसपेरेंसी तो आ ही गई ना जी। दूसरी बात की आड़ती बेसिकली बिजनेसमैन है। अगर वो ये वाला बिजनेस नहीं करेगा तो वो सक्षम है, वो अपने बिजनेस की फॉर्म और नेचर बदल करके कुछ और बिजनेस कर लेगा। लेकिन किसान को तो किसानी करनी है, उसके पास ऑल्टरनेट नहीं है कि वो किसानी छोड़ करके उस खेत पर कोई शोरूम खोल ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आड़तियों का साथ देना, एक पारंपरिक जो इनका आपस में साथ और तालमेल रहा है, मैं समझता हूँ कि उसी भावना को लेकर के वो आगे बढ़े हैं। और एक जैसे हम सिरसा की मंडी की बात करें या हमारी जो करनाल, कुरुक्षेत्र या जिधर जैसे घग्गर आती है, इसमें जितने भी ज़िले हैं, इसमें जो मंडियों में आपने एक तब्दीली देखी होगी कि पहले जो आड़ती लोग थे वो केवल अपने एक बिजनेस भूमिका से ही आते थे। लेकिन अब ठीक से आप बताएंगे कि सिरसा में कितने आड़ती ऐसे हैं जो किसान भी हैं। मेरा अपना अनुमान है कि 33% तो अवश्य है। बिल्कुल, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो पहले किसान हैं और बाद में उन्होंने आड़त का काम खोली है कि हम अपनी भी फसल बेचेंगे और अपने किसान भाइयों की भी बेचेंगे। तो ये कुछ उचित नहीं लगता कि किसान और आड़ती एक दूसरे के साथी नहीं है, जैसा कई दफ़ा प्रचार किया जाता है। तो ये मुद्दे, इसको लेकर के आड़ती भी सीरियस है और किसान तो देखिए जैसे जैसे अभी जागरूकता पूरी नहीं आई है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनानी होती हैं
वो उसको अपने ढंग से प्रेषित करना होता है। बिल्कुल। और अगर उस पर पब्लिक शक करती है तो सरकार आम तौर पे कह देती है ये राजनीति से प्रेरित है। और अगर सरकारी पॉलिसी पे पब्लिक सरकार को बोलती है कि ये आपने कि आपकी पॉलिसी सही नहीं है, तो उसको आजकल तो बहुत तरह के दोष लगाए जाते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए घातक है। सरकार की पॉलिसी निस्संदेह वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए होती है, बिल्कुल, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में और पब्लिक में गैप होता है। वो एक फीडबैक सिस्टम से उसे बनाते हैं और अक्सर उनसे गलतियां हो जाती हैं, तभी अमेंडमेंट्स का प्रावधान है। तो इन ऑर्डिनेंसेस के साथ जो किसान अकेले नेता हैं वो कहते हैं कि जी ठीक है, सरकार की बात हमने मानी कि ये हमारे हक में है, हमारे भले में है, हम मानते हैं। एक ये 4 मैंने बताए, चलो ऑर्डिनेंस तो 3 ही है, चौथा ऑर्डिनेंस सरकार और ले आई। वो ये ले आए कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी उस ऑर्डिनेंस में गारंटी ली जाए कि MSP पे फसल बिकेगी ही बिकेगी। तो अगर सरकार सिंसियर है, ईमानदार है, तो ये चौथा जो ऑर्डिनेंस किसान मांग रहे हैं, तो इसको लाने में मुझे लगता है कोई सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कि वो तो आप एक एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए जी, कि अगर ये सरकारी मंडी के बाहर कोई कम रेट पे खरीद रहा है व्यापारी, तो उसको प्रतिबंधित करेगा वो ऑर्डिनेंस कि भाई नहीं, आप खरीदिए बाहर, लेकिन आपको छूट भी मिलेगी टैक्स में, लेकिन आपको MSP पर तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बात इसमें है एक विचित्र, और जो किसानों ने बड़ी एक सही बात पकड़ी है कि ये 3 मंजूर लेकिन साथ में चौथा लाओ तब। तो ये मुझे लगता है कि अगर ये बहुत बड़ा इशू है, ये सारों को डिटेल में डिस्कस करना। जो आप कह रहे हैं मान साहब, जो मुझे सारी बातचीत साथियों, मैंने इसलिए मान साहब के साथ आपको छोड़ा था लगातार कि सारी बात आपको साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। मान साहब ने इसको स्टडी किया है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो किसानों ने जो बात रखी है, जो चौथे ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, जो कह रहे हैं कि ऐसा ऑर्डिनेंस आप लाइए कि आप जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर आप खरीद देंगे, तो हमें कोई इतराज नहीं, आप ये 3 वाले आप अपने लागू कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सरकार इसके बारे में क्या स्टैंड लेती है, अभी तक तो सरकार ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया। जो उप मुख्यमंत्री हमारे दुष्यंत सिंह चौटाला हैं, वो ये कह रहे थे कि अभी तक तो ये ऑर्डिनेंस आया ही नहीं है। वो ये कह रहे थे कि अभी तक तो ये केंद्र का मामला है, हमारा स्टेट का ये मामला ही नहीं है। वो आ जाता है, उसके बाद उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन अगर किसानों के मन में शक है, किसान अगर इस तरह से कन्फर्म होकर ही सड़कों पर उतरे, ऐसे तो उतरे नहीं है, सबने स्टडी किया होगा। आपकी बात बीच में टोक रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र का मामला है। ये भी इन 3 ऑर्डिनेंसेस की एक बहुत बड़ी कमी है कि पहले जो हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। हर स्टेट अपनी नियमावली बनाती है और अपने तरीके से अपने अपने जिम्मेदारों को की सुविधा के अनुसार इसके बाद ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, फेडरल पावर्स खत्म हो जाएगी। जो इन अनाज मंडियों की बात की मैंने, हरियाणा पंजाब की, इन्होंने बहुत फायदा किया है किसान को भी और उपभोक्ता को भी। ऐसी मंडियां साउथ में नहीं है। ऐसी मंडियां हमारे जो मिडिल ऑफ इंडिया में भी न के बराबर है, सुचारू नहीं चलती। वहाँ शायद ये ऑर्डिनेंस थोड़ा बहुत, वहाँ पे जो लैंड होल्डिंग भी मार्जिनल टू स्मॉल फार्मर्स ही है। मार्जिनल की डेफिनेशन बहुत कम है, जो मतलब 2.5 एकड़ से कम वाले किसान हैं, और उस प्रकार के किसानों को कहीं ना कहीं ये चीज़ फ़ायदा कर सकती है। लेकिन हमारी जो फूड बास्केट है हिंदुस्तान की, जहाँ से अनाज मिलता है, उसको ये लाभवंत नहीं करती नजर आती। दूसरी बात, अगर हम स्टेट की बात करें, एक तरफ तो ये सेंट्रल जो सिस्टम आपको एक फ्रीडम देने की बात करता है कि आप अपना माल कहीं भी बेचें, वहीं हमारे स्टेट में जो पिछले दिनों मेरी फसल मेरा ब्यौरा और मेरा पानी मेरी विरासत, ये आपको प्रतिबंधित करता है कि आपको तो मंडी भी बतानी है कि किस मंडी में आप अपनी गेहूं बेचेंगे और कितनी लेके जाओगे। वो ये एक दूसरों में जो विरोधाभास है। और मान साहब, इसमें मैं एक बात और भी जोड़ूं कि जब आप कह रहे हैं कोई कहीं भी बेच सकता है, मान लो हम हरियाणा में हैं, पंजाब का किसान यहाँ बेचने आए, तो उसका लेंगे क्या? फिर नहीं लेंगे, क्योंकि वही लेंगे ना जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में आपने लिख रखा, वही लेंगे ना। तो इसलिए ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी पहले सुलझना चाहिए, बजाय किसान के साथ विरोध करने के।
जी, MLG.com पर आप सुन रहे हैं, लगातार चर्चा हम कर रहे हैं और आपको ऐसी चर्चाएं सुनाते रहेंगे। आज के लिए मान साहब इतना ही, और फिर जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे। 3 अध्यादेशों पर आज हमने बात की, किसान के हित की बात, हरियाणा के हित की बात, तमाम बातें लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथी।